नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के पांडे पोखर गांव में आया हुआ हूं। यहां रमाशंकर कुशवाहा भैया के घर पर आया हुआ हूं और ये परवल की अच्छी खेती करते हैं। लगभग इस साल 3 एकड़ में इनकी सफल खेती हुई थी और लगभग 1 एकड़ इनका फेल हो गया था कुछ प्रबंधन की कमियों की वजह से। तो इनसे मैं परवल की खेती के विषय में A to Z पूरी जानकारी लेता हूं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए मिलते हैं रमाशंकर कुशवाहा जी से। तो भैया नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। आपका हमारे टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और एक प्रगतिशील किसान और एक सम्मानित किसान होने का दर्जा प्राप्त है आपको। यहाँ जिस तरह से आप परवल की खेती करके एक मिसाल आप कायम कर रहे हैं, कुल मिलाकर किसान भाइयों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो कृपया आप बताएं कि जैसे परवल के शुरुआत में मिट्टी की तैयारी और खेत का प्रबंधन कैसे करें, जिससे मैंने देखा था कि अभी आपका जो खेत था, बहुत पहले आपके खेत में धान लगाया जाता था या दूसरी फसलें की जाती थीं। तो आप ऐसे खेत में परवल की खेती कर रहे हैं, इसका प्रबंधन आपने कैसे कैसे किया है और किस प्रकार जिनका जैसे समतल खेत है उसको भी परवल के योग्य बना सकते हैं, कुछ इसके विषय में भी जानकारी दें और उसके बाद फिर इसके प्रबंधन के विषय में बताएं और नर्सरी को कैसे ग्रो करके लगाएं और कैसे लता से या तना से या जड़ से कैसे बेहतर होगा उसको बताएं। देखिए किसान भाइयों, मैं रमाशंकर मौर्य, ग्राम पांडे पोखर, ब्लॉक कर्मा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा जो गांव पांडे पोखर है वो समतल इलाका है। धान की पूरे पांडे पोखर में धान की खेती होती है। तो हमारे यहाँ धंधरौल बांध की नहर लगती है जी। जो मेन नहर से सब नहर जो आती है घोरावल राजवाहा जी, उसी का पानी हमारे यहाँ लगता है जी, और हम लोग की ज़मीन जो है एकदम समतल है। जी, तो जब पहले धान का खेती किया करते थे, गेहूं का खेती किया करते थे, प्याज और लहसुन का किया करते थे, तो हमारे मन में आया कि धान का जो खेती है उसको करने में बहुत कष्ट है। अच्छा। कभी समय से बरसात होती है, कभी समय से बरसात नहीं होती है। अगर अचानक बरसात होती है तो मजदूरों की समस्या होती है जी। तो हम, और अगर सभी समस्याओं को झेलते हुए जब हम जाते हैं उत्पादन कर, तो बेचने में हमको बड़ा कष्ट होता है। जी। क्योंकि देखिए हम मध्यम किसान हैं, हमारे पास करीब वही 5 एकड़ की ज़मीन है। जी। संसाधन बहुत बढ़िया नहीं है। तो हम किसान जब धान पैदा करते थे तो जो भारत सरकार का MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो भारत सरकार सबसे निचले स्तर का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है, उस पर मैं धान नहीं बेच पाता था। जी। जी। बड़े बड़े जो किसान हैं ट्रैक्टर टाली में धान भर भर कर एक हफ्ता वहाँ कोऑपरेटिव पर, यहाँ क्रय केंद्र है वहाँ खरीद पर, रात को ठंडी रात में कंबल ओढ़कर बिताते थे। जी। ये हमको अच्छा नहीं लगता था। जी। तो मैंने सोचा कि हमारा धान जब हम कंबल ओढ़कर क्रय केंद्र पर नहीं सोएंगे तो हमारा धान बिकेगा नहीं। जी। जब धान बिकेगा नहीं तो अन्य प्राइवेट मिलरों को औने पौने दाम पर देना पड़ेगा। जी। तो मेरा जो अंतरात्मा है ये कहा कि ऐसा खेती किया जाए जो भारत सरकार की समर्थन मूल्य के नियंत्रण न हो।
जी। तो उस पर मैंने काम करना शुरू किया। हम्म। तो मैंने अपने खेत 5 एकड़ को धीरे धीरे 5-6 साल में पूरी मिट्टी से पटवा दिया, ऊंचा कर दिए। ऊंचा कर दिया। जो हमारे गांव की तालाब है हम्म। वहां से मिट्टी लेकर, कुछ अन्य जगह से मिट्टी लेकर पूरे 5 एकड़ को ऊंचा कर दिया जी। कि उसमें धान की खेती नहीं करेंगे। जी। तो सबसे पहले उसमें हम करते थे लहसुन और प्याज की। जी। जब लहसुन प्याज की खेती करते थे तो लहसुन में भी कभी रेट मिलता है, जैसे 3-4 साल नहीं मिलेगा तो 2 साल बढ़िया मिलेगा, फिर 3-4 साल नहीं मिलेगा 2 साल बढ़िया मिलेगा, कभी फायदा कभी नुकसान होता था। जी। उसके साथ प्याज की खेती करते थे कुछ एरिया में। जी। प्याज में भी ठंड में रुपाई करना पड़ता है आपको। प्याज दिसंबर और जनवरी में रुपाई करना पड़ता है, ठंड का महीना होता है। जी। और गर्मी में उसकी खुदाई करनी होती है, उस समय लगन चलता है, मजदूर नहीं मिलता है, वो भी प्रॉब्लम है। जी। उसको भी मैंने छोड़ दिया। जी। तो मैंने परवल की खेती पर अपना दिमाग लगाया जी। और आज तकरीबन 5 साल से परवल की खेती कर रहा हूँ। जी। परवल की खेती बढ़िया है। उसका अगर सर्स क्रिया थोड़ी अच्छी ढंग से की जाए तो ये उतना एक किसान को दे देगा जिससे उसकी दाल रोटी आसानी से चल सके जी। और 10 रुपए का मोहताज न हो। जी। अगर वो किसान चाहता है कि हमको तकरीबन 7 से 8 महीने जेब में हर समय 10 रुपया रहे, यानी पैसा रहे, तो आप परवल की तरफ ध्यान दीजिए। जी। परवल की फलत जो होती है वो अप्रैल महीने से शुरू होती है। हमारे सोनभद्र जिले में अप्रैल महीने से शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर महीने तक चलती है। अच्छा। और वही परवल जो गाजीपुर में पैदा होती है वो आपका मार्च से स्टार्ट होती है और अक्टूबर तक चलती है। जी। तो उन लोगों की वैरायटी कुछ अलग होती है, हम लोगों की वैरायटी अलग होती है। जी। हम लोगों की जो वैरायटी होती है वो डंडारी वैरायटी के नाम से, पहले तो हम लोग को पता नहीं था कि ये परवल कौन सी किस्म का है, लेकिन अब मालूम चला कि इसको डंडारी कहते हैं। जी। और अपने लोकल सोनभद्र की ये परवल है। देखने में वो चिकना होता है, उसमें कोई धारी नहीं होती, दोनों तरफ नुकीला होता है और बीच में ऊंच होता है, जी। जैसे ढोलक की आकार की होती है। और वो सफेद होती है, वो मतलब वो चिकनी होती है, उसमें कोई धारी नहीं होता। जी। तो उसी वैरायटी का हम लोग परवल लगाते हैं। और परवल की जो खेती है उसको करने के लिए अब कैसे की जाए, तो परवल की खेती करने के लिए आप जो मई जून का महीना होता है उसमें आप गहरी जुताई कीजिए। कोई भी खरपतवार जो वार्षिक खरपतवार है उसको आप साफ कीजिए। जी। चाहे आप उसको गुड़ाई कर कर साफ कीजिए, जोताई कर कर साफ कीजिए या केमिकल द्वारा साफ कीजिए, उसको साफ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। इसके बाद आप उस खेत में थोड़ा सा जहां परवल आपको लगाना हो, अगर आप देखिए परवल अगस्त से शुरू होकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक लगता है। अब आप कब लगाना चाहते हैं? अगर आप बरसात में या बरसात से पहले लगाना चाहते हैं, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप परवल लगाना चाहते हैं, तो आपको तैयारी जून महीने से ही करनी पड़ेगी। जी। जैसे अगर हम जून महीने में खेत को अच्छी 3-4 बार कल्टीवेटर से जुताई किए, 1-2 बार रोटावेटर से जुताई किए, घास पतवार साफ किए, इसके बाद अब देखते हैं कि ये बरसात होने वाली है तो उसको मेड़ खींच दिया जाता है। मेड़ और बेड और नाली में उस प्लाट को तब्दील कर दिया जाता है। जी। तो जैसे लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखते हैं। अच्छा।
और पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट रखते हैं। अच्छा। तो हम जून महीने में एक हमारे पास अपने कल्टीवेटर में एक उस तरह का जुगाड़ बनाए हैं जी। कि अगर हम ट्रैक्टर लेकर चलाते हैं तो नाली और बेड बन जाता है। अच्छा। तो हम बेड को खींच देते हैं, इसके बाद उसको इसी तरह छोड़ देते हैं। उसमें कोई चीज का रुपाई नहीं होगा, उसी तरह छोड़ देते हैं। जब हमारा अगस्त का महीना आता है, सितंबर का महीना आता है, तो उस खेत में रोपाई से 15-20 दिन पहले ग्लाइसेल मार दिया जाता है। घास सब सूख जाती है। इसके बाद मजदूर द्वारा अगर बड़ी घास है तो उसको निकाल दिया जाता है, छोटी घास है तो वो विलीन हो जाती है। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में जो परवल की लता है उस लता को कटाई की जाती है। अच्छा। जो लता 4 महीने पुरान हो। अच्छा, पुरानी लता हो। पुरानी लता, जैसे जो लता आपका फरवरी में जो विकसित हुई है, जी जी, वो लता आपको अगस्त महीने सितंबर महीने में वो लता पकड़ना है जी, और उसको कटिंग कर कर लेना है। अगर पूरा नई लत्ती लेते हैं, जो हरी वाली लेते हैं पतली वाली, वो जर्मिनेट नहीं होगा। जो इसमें मोटी है, पुरानी है, उसको आप निकालिए। देखिए ये बनाए हैं, इसको ये पुरानी लता। देखिए ये पुरानी लता है किसान भाइयों। ये देखिए ये जड़ के पास से काटा गया है और ये पुरानी लता है जी। देखिए, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 ठो गांठ है इसमें। जी जी। इतना में ना, और 19 ठो गांठ है। इसको हम 2 किए हैं, इसको 2 किए हैं। इसी तरह की 2 इसी तरह की 2 लिए हैं और इसको 2 लेकर देखिए ऐसे किया जाता है। ये हल्के हाथों द्वारा ऐसे फोल्ड कर दिया जाता, मोड़ दिया जाता है जी। ऐसे, जिसे देखिए हम मोड़ लिए, इसको ये इस तरह से इसको गांठ कर दिया। ये इस तरह सा, ये देखिए ये हो गया ठीक। अब हमारे वैज्ञानिक भाई कहते हैं कि 8 आकार का बनाइए, अंग्रेजी का 8 की तरह। तो हम लोग उतना नहीं कर पाते। देखिए इस तरह का हमने फोल्ड कर लिया। अब इसको चाहे आप मिट्टी में इतना गाड़ सकते हैं, सीधा इतना आप मतलब करीब करीब गाड़ दीजिए 80 से 85%। हाँ, और ये जो गांठे हैं 4-5 छठो ये ऊपर रहेगा, यहीं ऊपर ठीक। एक विधि तो ये हो गया जी। ये इस तरह का। अगर आप इस तरह का गाड़ते हैं, इस तरह का, तो आप मिट्टी खोदिए, इसको इस तरह से रख दीजिए और इस पर अलग से जो मिट्टी खोदे हैं इस मिट्टी से तोप दीजिए। तो इसमें कितना मिट्टी देना है, तो आपको इतना 1 इंची। अच्छा, 1 इंच इसके ऊपर मिट्टी रख दीजिए, पूरा तोप दीजिए। अच्छा। लेकिन 1 इंची मिट्टी होना चाहिए। ज्यादा अगर आप ज्यादा मिट्टी रखेंगे तो बरसात में ये सड़ जाएगा, निकल नहीं पाएगा। 1 इंची आप मिट्टी रख दीजिए, हल्का सा रहेगा। ये जो गांठ है यहाँ से 4 5 6 8 10 जितने भी, जैसे मान लीजिए कि अगर 19 गांठ है, 2 ठो लगाए हैं, तो 19 दूना आपका कितना हुआ? 38 हुआ। तो 38 नहीं जामेगा, इसमें से 15 10 15 12 यही जामेगा। बकिया हर एक गांठ से कल्ले नहीं निकलेंगे, 10-12 ठो आपको निकल जाएगा। और जब अब ये निकलने का प्रोसेसिंग इसका क्या है कि आप अगस्त में लगाते हैं तो आपको 10 दिन में ये निकल जाएगा। वो 10 दिन में निकल जाएगा। जब आप अक्टूबर में लगाते हैं तो 15 दिन में निकल जाएगा जी।
अगर आप नवंबर या नवंबर के बाद लगाते हैं तो आपको 20-25 दिन लगेगा जी। जिस तरह से टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है उसी तरह से जर्मिनेशन इसका प्रभाव, तरह से जर्मिनेशन इसका प्रभाव डालता है जी। तो देखिए ये लगाने की बात हो गई, चाहे आप इस तरह से लगाइए अथवा इस तरह से लगाइए जी जी। तो ये जड़ हो गया। अब लगाने की और किसान अब इसी समय उसी पर भी बात कर दें, ये तो एक तना से लगता है, एक लगता है जड़ से। जी। जड़ की खुदाई जब परवल की समाप्ति हो जाती है नवंबर महीने में, तो नवंबर लास्ट में या दिसंबर में उसकी जितने भी लता है उसको काट कर निकाल दिया जाता है। जब निकाल दिया जाता है तो इसी जो ये गांठ है, ये गांठ है ना, यही गांठ जब मजदूर जाएंगे और इस पर पैर रखेंगे तो ये मिट्टी में दब जाता है और यहाँ से ये जड़ दे देता है। अब यही जड़ दिसंबर आते आते ये मोटा हो जाता है जी। और जब इसको काट कर हटाएंगे तो देखेंगे कि एक हफ्ते में वो जो जड़ है वो अपना कली दे देता है, वो जर्मिनेट हो जाता है मिट्टी में। तो दिखाई देने लगता है कि कहाँ पर है, कहाँ कहाँ है, कहाँ जर्मिनेट हुआ है, कहाँ जर्मिनेट हुआ है। तो उसको हम फावड़े की सहायता से, खुरपी की सहायता से उसको निकाल लेते हैं। अच्छा अच्छा। और एक निकाल कर एक जगह 4 जड़ की बुआई करते हैं। अच्छा। दिसंबर महीने में 4 जड़ की बुआई करते हैं और मिट्टी वही 1 इंच रखते हैं। और इसके बाद दिसंबर में धान की पुआल की उपलब्धता होती है। जी जी। धान की पुआल से उस जड़ को जहां आप रोपाई किए हैं वहां पर धान की पुआल से ढक दीजिए। अच्छा अच्छा। इतना प्रोसेसिंग आपको करना है जी। अगर आप पुआल को ढक देते हैं तो पुआल में गर्मी होती है, टेम्परेचर अगर आपका 10 डिग्री भी आ जाता है तब भी वो जम जाता है, जम जाएगा। जब वो जम जाएगा तो आप पुआल उसी तरह रहने दीजिए। जब 15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद जब आपको गर्माहट कुछ महसूस होने लगे जी, तो उस पुआल को हटा दीजिए, धीरे सा उसको हटा दीजिए कि वो नुकसान न हो। उसको धीरे सा हटा देंगे तो वो हट जाएगा जी। इसके बाद उस थाला को खुदाई कीजिए और उसमें आप खाद प्रबंधन कीजिए। अच्छा। उसकी सेवा कीजिए। तो ये तो मैंने बताया कि 2 तरीके से परवल को लगाई जाती है जी। अब हम परवल को लगा जब दिए तो देखिए, जैसे अगर हम अगस्त में फिर चलते हैं, अगस्त में परवल को लगा दिए तो ये नहीं है कि लगा दिए और हो गया, ये बात नहीं है। समय समय पर उसकी देखभाल करना है, पानी की निकास सुनिश्चित करना है। आप बेड बनाए हैं, नाली बनाए हैं, आप देखिए कि उस जमीन में पानी न रुकता हो। इसके बाद समय समय पर उसको खुरपी द्वारा निराई कीजिए, उसमें घास नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप फंगिसाइड और कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा। जी जी। तो जब आप अगस्त महीने में परवल जब लगाते हैं तो आपका सितंबर अक्टूबर यानी 60 से 65 दिन में उसमें फ्रूटिंग आ जाएगी। अच्छा। 60 से 65 दिन में वो फल देने योग्य हो जाएगा जी। इतना तेजी से वो ग्रो करता है। अच्छा। अब ये नहीं है ज्यादा नहीं देगा, लेकिन एक पौधा से 4, 6, 10 फल आपको देना स्टार्ट कर देगा जी। नवंबर, मान लीजिए कि 1 नवंबर में जी। देना चालू, 60 दिन में देना चालू करता है। तो अगर देना चालू करेगा, इसके बाद ठंडी आ जाएगी तो उसको क्या करना है कि उस जब ठंडी आ जाएगी, नवंबर लास्ट हो जाएगा, तो जमीन से तकरीबन 2 इंच की गांठ छोड़कर 2 इंच 3 इंच की जमीन से ऊपर उसको हंसिये से कटाई कर देते हैं। अच्छा। उस पौधा को काट देते हैं। ये नवंबर में करते हैं? ये नवंबर में करते हैं, दिसंबर में करते हैं। अच्छा। जब हमको अगर टाइम मिला
तब कर तो लेते हैं। नवंबर दिसंबर यानी पाला पड़ने से पहले, अच्छा देखिए नवंबर दिसंबर में पाला पड़ता है दिसंबर में ना, जी, तो पाला पड़ने से पहले उसकी कटाई कर उसकी कटाई कर देते हैं। जी। अगर आपने कटाई नहीं किया, अब पाला पड़ गया तो पौधा मर जाएगा, मर जाएगा। मर जाएगा। तो आप उसको कटाई कर दीजिए। जब कटाई कर देंगे तो पौधा अपना सुरक्षित रहेगा, जड़ सुरक्षित रहेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, उससे पाले से उसको कोई नुकसान ही नहीं होगा। अच्छा, जब अमूमन 15 जनवरी के बाद पाला 9 के बराबर गिरता है, नहीं गिरता है। कभी कभार पाला गिर जाता है, तो अर्थात नहीं गिरता है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि 15 जनवरी के बाद उस थाले के 6 इंच जगह को छोड़ देते हैं, मिट्टी को 6 इंच के बाहर फावड़े की सहायता से उसको खुदाई करते हैं। खुदाई चारों तरफ से खुदाई करते हैं और उसमें डीएपी लेते हैं, यूरिया लेते हैं, पोटास लेते हैं, फ्यूराडान आप ले लीजिए अथवा फिप्रोनिल ले लीजिए अथवा नीम की खरी ले लीजिए। और उसमें अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या आती हो, जैसे रोग वगैरह की, तो आप उसमें एक थाले पर 25 ग्राम चूना भी ले सकते हैं। अच्छा, अब चूना कौन लेना है? जो खाने वाला, जो ये दीवार पुताई की जो चूना आती है, उस चूने को आप लीजिए, शाम को वक्त उसको फैला दीजिए फर्श पर, उस पर पानी मार दीजिए, पानी से उसको भेज दीजिए। सुबह आप देखेंगे कि सारे चूना जो ढोका उसमें जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। उसको आप दस्ताना लगाकर मल दीजिए। उसको मल देंगे तो एकदम पिसान की तरह पाउडर हो जाएगा जी। उसको आप एक काम 2-3 दिन पहले करना है। उसको कर उसी तरह खुला छोड़ दीजिए, वो बुझा हुआ चूना हो गया। जो चूना से आम आदमी को डर लगता है कि वो नुकसान कर देगा, तो वो चूना बुझ गया, उसकी गर्मी मर गई। उसको एक पेड़ तर उसी डीएपी खाद में एक मुट्ठी कहें या 25-30 ग्राम जो भी हो, उसको उसी खाद में मिला दीजिए। अच्छा, डीएपी वाली जो मिश्रण है उसमें मिला दीजिए। डीएपी, यूरिया, पोटास, चूना और रिजेंट जी, और उसमें जो ऑर्गेनिक मैचूर जो ऑर्गेनिक आता है, जैसे बाल्टी में जैसे सागरिका है, जी जी, बायोवीटा है, या इसी तरह का तमाम प्रोडक्ट है, उसको भी आप उसी में ऐड कर दीजिए। अच्छा, कम मात्रा। शुरू में जब हम करते हैं तो जैसे एक थाले पर सभी मिश्रण को जब मिलाते हैं तो एक मुट्ठी होना चाहिए। एक मुट्ठी या इतना सा लेते हैं और उसको चारों तरफ गिराते हैं। वो पौधा से 6 इंच की दूरी जो थाला बनाए हैं उसी में गिराते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। ढकने के बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। अब सिंचाई में अगर देखिए संपूर्ण भी बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर जानकारी लेना हो तो आप घबराइए नहीं, वीडियो लंबी हो सकती है जी। आप कृपया ध्यान से देखें जी। तो अगर आप सिंचाई की जो बात है तो सिंचाई की 2-3 विधियां हैं। एक तो हम इस तरह से नाली विधि द्वारा सिंचाई करते हैं, खुला सिंचाई करते हैं। एक स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करते हैं जी। एक ड्रिप द्वारा सिंचाई करते हैं। तो जो प्रोसेसिंग शुरू में करना है, हमको बेड बनाना है, नाली बेड, वही सुनिश्चित करेगा कि आप किस तरह से खेती करेंगे, कैसे सिंचाई करेंगे ना। अगर मान लीजिए कि आप नाली और बेड बना दिए, बेड बढ़िया ऊंच बना दिए, एकदम ढलान आपका खेत है और आपके पास सतही सिंचाई करनी है, तो आप नाली में पानी छोड़ेंगे और पौधा के यहाँ पनिया नहीं पहुंचेगा। जी जी। तो आप कहेंगे अरे यार एक क्या हो गया,
ये अब इसको सींचेंगे कैसे, है तो गले की हड्डी बन गई। तो किसान भाइयों, अगर हमको सतही सिंचाई करना है तो गर्मी में कम बेड और नाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, नहीं तो बेड नाली बना देंगे, नाली में आप पानी छोड़ेंगे, नाली में पानी सर्रदे बह जाएगा और आपका बेड पर पनिया नहीं जाएगा, पौधा मर जाएगा। तो मैं जो खेती करता हूँ वो स्प्रिंकलर और ड्रिप करता हूँ। अच्छा। तो स्प्रिंकलर ड्रिप करता हूँ, तो शुरू से मैं स्प्रिंकलर ड्रिप के सिस्टम से बात कर रहा हूँ। तो जब हम वो जो सिंचाई खाद दे देते हैं, इसके बाद या तो उस खेत में ड्रिप लगाते हैं अथवा स्प्रिंकलर लगाते हैं। अच्छा। दोनों हमारे पास उपलब्ध है जी। तो ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप द्वारा पानी देते हैं, और स्प्रिंकलर लगाते हैं तो स्प्रिंकलर द्वारा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हल्की सिंचाई हमको करनी है जी। चाहे आप जिस मेथड से करें, हल्की सिंचाई कर दीजिए, हल्की सिंचाई। इसके बाद उस पर आप फंगीसाइड का छिड़काव जरूरी है। अच्छा। ठंड का दिन होता है, आप खाद देंगे, पानी देंगे, पौधा ग्रो करेगा। और ग्रो करेगा तो ठंड से बचाना है आपको। तो आप जो भी मार्केट में फंगीसाइड है, जैसे आपका ये मैनकोजेब है, सबसे सस्ती है, मैनकोजेब का आप छिड़काव कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो साफ के नाम से आता है, उसको छिड़काव कर सकते हैं जी। अगर बढ़िया में आप चलेंगे तो नटीवो का छिड़काव कर सकते हैं जो बायर का है जी। आमिस्टार टॉप जो है सिजेंटा का, उसका छिड़काव कर सकते हैं जी। प्रोफाइलर एक आता है बायर का, उसका छिड़काव कर सकते हैं। कार्बियो टॉप आता है बासफ का, उसका छिड़काव कर सकते हैं। और अनेक कहने का तात्पर्य हुआ कि आपका बजट जैसा हो उस तरह का आप छिड़काव कीजिए। जैसे मैनकोजेब का छिड़काव करते हैं तो आपका वो 4-5 दिन का वैल्यू देता है। अच्छा। कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो है 1 हफ्ता का लेता है। अच्छा। और ये जो सिजेंटा, बायर, ये सब कंपनियां हैं, ये सब 15 दिन की वैल्यू देती है। अच्छा। कि एक दिन आप दवा छींट दिए तो 15 दिन तक आपको पौधा सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसकी जो कीमत है वो कास्ट है, कीमत ज्यादा लगती है। और ये जो सस्ती दवाइयां है कीमत कम लगती है, लेकिन इसको बार बार स्प्रे करना पड़ता है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार स्प्रे कीजिए। समय समय पर कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। उसमें देखिए थिप्स लगता है, परवल में माइट लगता है, इल्ली लगती है। तो समय समय पर आप देखभाल कीजिए कि हमारे प्लांट में थिप्स लगा है, माइट लगा है, इल्ली लगा है, उससे आपको बचाना है जी जी। तब जब समय पर फंगिसाइड छीटेंगे, कीटनाशक छीटेंगे, खाद पानी देंगे तो पौधा ग्रो करेगा। अच्छा। जब ग्रो करेगा तो उसी तेजी से आपका खरपतवार भी ग्रो करेगा। तो जब खरपतवार ग्रो करेगा तो जब तक पौधा फ्रूटिंग अवस्था में नहीं है तब तक आप उसमें कोई भी खरपतवार नाशक मत डालिए। अच्छा। अगर आप कोई भी खरपतवार नाशक डालते हैं तो पौधे को नुकसान करेगा, सर्तियां नुकसान करेगा। जब आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप मैनुअल मजदूर लगाकर उसकी निराई गुड़ाई कराइए जी। अप्रैल में जब फ्रूटिंग आ जाती है, इसके बाद अगर आपका परवल में खरपतवार आता है तो उसमें दवाइयां है। जैसे आपका मोथा हुआ, उसमें सेम्प्रा चला सकते हैं। मोथा के लिए सेम्प्रा चला सकते हैं। अगर जैसे आपके सकरी पत्ती का, जैसे सवई ग्रुप का जाम गया, सामा, और जो सकरी पत्ती का होता है उसमें आप एजिल चला सकते हैं। अदामा का आता है, IPL का हकामा नाम से आता है, उसको चला सकते हैं। तो उससे परवल पर कोई नुकसान नहीं होता और
जो जितने भी सकरी पत्ती के हैं सब नष्ट हो जाते हैं। जी। और अगर किसानों का मोथा सर दर्द है तो परवल में अगर सिम्प्रा डालते हैं तो मोथा से नियंत्रण हो जाता है। जी। एक नई घास जो आई है गाजर घास, ये भी हम किसानों को बहुत परेशान करती है। तो अगर गाजर घास आपके जमीन में दिखे, अगर 4 पत्ती तक गाजर घास है तो सिम्प्रा 4 ग्राम और हकामा IPL का 30 ml दोनों को 15 लीटर पानी में डाल दीजिए। 4 ग्राम सिम्प्रा, हकामा 30 ml 15 लीटर पानी में डाल दीजिए टंकी में, और उसको 3 बिस्वा से 4 बिस्वा खेत में छिड़क दीजिए। तो जितने भी 4 पत्ती तक घास है, चाहे वो गाजर घास की वही ना हो, फुलैया जो सड़क के किनारे होती है, वो मर जाता है, सब मर जाएगा। अगर 4 पत्ती से 8 पत्ती का गाजर घास हो गया जी, तो दवा उसको कुछ नहीं करेगा। ये भी विडंबना है। हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, किसान भाई कहेंगे कि अरे ये तो फालतू है, दवा डाले और मरा नहीं। अगर 4 पत्ती से 8 पत्ती का गाजर घास हो गया तो नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा। मैंने छोटा रहे, ये अपना प्रैक्टिकल है। मतलब जब छोटी अवस्था में रहे तभी इसको नष्ट कर देना, तभी इसको नष्ट कर देना चाहिए जी। अगर 8 पत्ती का हो गया तो उसका जो जड़ होता है गाजर घास का, वो बहुत ताकतवर होता है। ऊपर से पौधा पीला होकर सूखेगा और फिर वो फैलेगा। तो जब उसका जड़ कमजोर हो तभी उसको मार देना चाहिए जी। तो आप सिम्प्रा चला सकते हैं और एजिल चला सकते हैं, हकामा चला सकते हैं। इससे परवल को कोई नुकसानी नहीं होती। इसके अलावा अगर कोई जिद्दी घास है तो समय समय पर आपको मजदूर द्वारा निकालना पड़ेगा जी। अब जब हम लोग जनवरी में सेवा किए हैं परवल की, वो हमको प्रथम फ्रूटिंग अप्रैल लास्ट होते होते मिलने लगेगी, देने लगेगा। हाँ, अप्रैल लास्ट में हमको देने लगेगा। मई में हम मार्केट जाने लगेंगे। अप्रैल में तो मार्केट में उमन न के बराबर होता है, 10-20 किलो 50 किलो एकड़ अगर निकलता है तो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मई से उसमें प्रोडक्शन आ जाता है बढ़िया, और मई से लेकर आपका नवंबर तक वो प्रोडक्शन देता है। तो तकरीबन कभी 7 महीने का प्रोडक्शन होता है, कभी 8 महीने का होता है, कभी 6 महीने का होता है जी। अब इधर टेम्परेचर कितना हुआ और उधर बरसात कितना हुआ, ठंड कितना कब पहले आया, उस पर निर्भर है। यानी 6 महीना से लेकर 8 महीना तक दे सकता है मौसम के हिसाब से जी। अगर कोई साल होता है कि 8 महीना फल देता है, कोई साल 6 महीना में समाप्त हो जाता है जी। तो इस साल तो मान लीजिए कि 7 महीना चला, 1 महीना पहले वही समाप्त हो गया। कुल मिलाकर टेम्परेचर और मौसम पर निर्भर होता है। अमूमन अब हम निमेटोड का नियंत्रण कर लिए, फंगिसाइड समय समय पर डाले, फंगस नियंत्रण कर लिए, कीटनाशक जो इसमें थिप्स लगता है, माइट लगता है, इल्ली लगता है, इसका नियंत्रण कर लिए, खाद प्रबंधन समय समय पे किए जी। तो आगे चलकर हमको अच्छा उत्पादन देता है। तो 75 कुंटल एकड़ लगभग उत्पादन से लेकर तकरीबन 150 कुंटल एकड़ तक जा सकता है। अच्छा, प्रबंधन के ऊपर और मौसम के हिसाब से सब निर्भर है। हाँ, जा सकता है कहने का अर्थ है अधिकतम। आप ये मानकर चलिए कि आप न 75 से नीचे और न 150 से ऊपर 100 कुंटल आपको प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप लगन मेहनत से सारी सिस्टम द्वारा किए तो जी। अगर उस खेती में आप जितना फेल होते हैं, माइनस मार्का जितना करते हैं,
उत्पादन में उतना माइनस मार्का आएगा। क्लियर बात। क्लियर है। अगर आप खेती बहुत लो ग्रेड का करते हैं तो हो सकता है कि आपका पूंजी भी चला जाए, डूब जाए। हो सकता है कि आप 20 से 25 कुंटल में रह जाए, हो सकता है कि 9 के बराबर भी हो जी। तो एक औसत रेंज 75 कुंटल से 150 कुंटल के बीच में आपके क्षमता के ऊपर है कि आप कितना फलत निकाल लेते हैं उस फसल से। जी जी। रही मार्केट वैल्यू, किसान भाइयों, हमारे सोनभद्र मंडी में 5 साल से खेती कर रहा हूं, 5 साल की अनुभव है। 5 साल में 30 रुपए केजी से नीचे और 100 रुपए केजी से ऊपर परवल नहीं बिका। 30 रुपए न्यूनतम बिकता है, अधिकतम 100 बिकता है। जब 100 बिकता है कब? जब प्रोडक्शन नहीं होता है तब। जब प्रोडक्शन पीक पर होता है तो 30 प्रोडक्शन पीक पर होता है तो 30 रुपए का बिकता है ना। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आप प्रति एकड़ कितना आय करेंगे जी, कब निकालेंगे। अगर प्रोडक्शन आप 60, 70, 80 में बहुत ज्यादा निकाल लिए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर 30, 35 में ज्यादा प्रोडक्शन निकाले तो आपको एक मीडियम मिलेगा। अब ये हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि नहीं 1 एकड़ में इतना लाख का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, आपके करने के ऊपर है। वो पहला क्वेश्चन हर किसान यही करता है कि इसका उत्पादन कितना है, ये कितना उत्पादन देता है। हाँ। तो ये उत्पादन का ये जवाब रहा। वो आपके शस्य क्रिया करने पर, आपके उत्पादन की तकनीक के ऊपर, हर चीज पर, मिट्टी के ऊपर, खाद के प्रबंधन के ऊपर, आप कितना जैविक खाद दे लेते हैं, आप कितना उसका प्रबंधन अच्छे से कर लेते हैं, इसके ऊपर निर्भर होता है। तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों कि परवल की खेती के विषय में और आदरणीय रमाशंकर कुशवाहा भैया ने बहुत अच्छे से जानकारी दिया। और इनकी जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरे किसानों में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसकी जानकारी अच्छे से मिल सके। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। आइए चलिए आपके फील्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि आपकी परवल की खेती कैसी है, और वहीं पर शेष जानकारी हम आपसे लेंगे। तो आइए चलते हैं। किसान भाइयों देखिए, ये परवल की खेती है। इस परवल की खेती में पहले हम समझाना चाहेंगे नर मादा। देखिए आप, ये पुष्प होता है, ये पुष्प होता है, देखिए नर पुष्प है, इसको नर पुष्प कहते हैं। और ये देखिए ये होता है मादा। नर पुष्प और मादा पुष्प की देखिए खासियत ये होती है, मादा पुष्प में इस तरह का होता है और नर पुष्प इस तरह का होता है। नर पुष्प में कोई फूला फूला नहीं होता, एक समान होता है। और मादा में ये परवल लग जाता है, इसके बाद इधर फूल आता है, इसको मादा कहते हैं और इस फूल को नर कहते हैं। फल इसमें लगता है मादा में, और नर केवल परागण का कार्य किया जाता है, नर वो परागण करता है। अब इस खेती के लिए इस तरह का आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये नाली बना है, ये बेड बना है, और इस बेड पर एक लाइन से एक लाइन की दूरी तकरीबन 7 से 8 फीट की होती है, जितना आप सुविधा अनुसार कर सकते हैं। कम से कम 6 फीट और अधिक से अधिक आप 10 फीट कर सकते हैं। हमने 8 फीट पर लगाए हैं। एक लाइन से एक लाइन की दूरी 8 फीट है और बीच में नाली है। चूँकि हमको ट्रैक्टर से सारा कार्य करना होता है कि मजदूरी कम गिरे,
तो एक ट्रैक्टर जो होता है 8 फीट की अगर जगह होती है तो 8 फीट में ट्रैक्टर चल जाता है। रोटावेटर 175 या 185 का जो रोटावेटर होता है वो आसानी से चल जाता है। तो ट्रैक्टर के सहायता से नाली और बेड मैंने तैयार किया है और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट है और पौध से पौध की दूरी 4 फीट है। और इस समय आप देख रहे हैं आज चूंकि 8 नवंबर है, 8 नवंबर 2025 है और ये फसल समाप्ति की ओर है। इस समय आज के डेट में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। अब 25 डिग्री दिन का और 14 डिग्री रात का टेम्परेचर होता है तो ये फसल पुष्पन अवस्था अपना फलन देना बंद कर देती है। इसको सुरक्षित अगर 35 से 35 दिन का तापमान होता है, 30 से 35 डिग्री, उसमें बढ़िया फलत आती है। जब वहीं 25 के नीचे आता है या 25 के लमसम आता है तो इसका फलन बंद हो जाता है। तो अब ये अंतिम कगार पर है, इसको हम अब ख़त्म करेंगे। क्योंकि आज भैया हमारे पास आए हैं और हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो अब फसल पर आप मत देखिए, फसल कैसे उगाई जाती है उस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि फसल अंतिम छोर में है, अब ये समाप्ति की ओर है। तो ये फसल उन किसानों को लगाना चाहिए जो लघु किसान हैं, सीमांत किसान है। बड़े किसानों के समझ की बात नहीं है, बड़े किसान नहीं कर पाएंगे। जो लघु किसान हैं, 4 बीघा 8 बीघा 10 बीघा तक के जो किसान हैं, इस खेती को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि आप इसकी ग्रो करने के लिए 3 विधियां हैं। एक तो आप बीज द्वारा भी कर सकते हैं, लता द्वारा भी कर सकते हैं और इसकी जड़ द्वारा कर सकते हैं। तो बीज द्वारा चूंकि ग्रो जो होता है उसमें नर मादा का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे मैंने दिखाया पहले कि मादा पुष्पन अलग होता है और नर का पुष्पन अलग होता है। तो जब बीज से आप करेंगे तो बीज में 80% नर आ जाएगा और 20% मादा रहेगा, तो किसान को नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम किसान बीज से परवल की खेती नहीं करते हैं। लता, जो ये लता आप देख रहे हैं, ये लता है, तो इस लता को नहीं, इस लता से जो नीचे आप देखेंगे तो जो ये लता है, आप ये इसको देखिए, ये जो है लता, इसको करीब 10 से 15 गांठ, 10 से 12 गांठ की जो ये गांठ है आप देख रहे हैं, ये इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7वां नुकसान हो गया। ये 6 गांठ है। इसी तरह का 12 गांठ होना चाहिए और इसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह का ऐसे बनाकर और बनाने के पश्चात उसको कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से ट्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक टब ले लीजिए, उसमें 20 लीटर 25 लीटर पानी ले लीजिए। अगर आप 20 लीटर पानी लेते हैं तो इसमें 50 ग्राम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो मिश्रण आता है 12 संबंधे 64 का, जैसे यूपीएल का साफ नाम से आता है, 12% कार्बेंडाजिम रहता है और 64% का मैंकोजेब रहता है। उसको 20 लीटर पानी में 50 ग्राम का साफ को घोल लीजिए और जो ये लच्छी बनाए हैं, बंडल बनाए हैं, उसको उसी में डुबो दीजिए और डुबोकर उसको निकाल कर छाये में रख दीजिए। इसके बाद उसको खेत में बुआई की जाती है। इससे फायदा ये होता है कि जो फंगस जनित रोग है, जैसे हम मिट्टी में लगाते हैं, नमी कम हुआ, नमी ज़्यादा हुआ, उसमें फंगस आ गया या पहले से खेत में फंगस मौजूद है, तो फंगस से हमको 15 से 20 दिन की सुरक्षा देती है जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का घोल होता है। तो 15-20 आपका जो टेम्परेचर होता है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस का है तो आपको पौधा को जार्मिनेशन करने में 20 दिन का समय लगता है। अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस पर
रुपाई करते हैं तो आपको 15 दिन में जर्मिनेशन आ जाएगा। अगर आप 35 डिग्री का सेल्सियस पर तापमान पर अगर रुपाई करते हैं तो आपका 10 दिन में पौधा जर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह से उसको जर्मिनेट किया जाता है। यानी हमारे कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप अगस्त में लगाते हैं तो आपका पौधा 10 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप सितंबर में लगाते हैं तो आपका 15 दिन लेगा। अगर आप अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं तो आपका 20 दिन समय ले लेगा। अगर आप नवंबर 15-20 नवंबर के बाद लता नहीं लगाई जाती, जो किसान 20 नवंबर के बाद अगर लता लगाते हैं और टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री का नीचे आ जाता है तो वो जो लता है वो जर्मिनेट नहीं होती। उसके लिए परफेक्ट होता है कि जो लता से जो नीचे जड़ बनी है, अगर आप खुदाई करेंगे तो देखेंगे कि उसमें जड़ आती है। जो लता की गांठ होती है उस गांठ जमीन में पकड़ लेती है। उस जड़ को जब हम निकालते हैं तो वो, अब जैसे हमारा 15 नवंबर का बाद की रुपाई करना हुआ तो उस जड़ को हम खोदते हैं। आगे वीडियो में उस जड़ को हम दिखाएंगे, इस प्लाट में तो नहीं है, अगले प्लाट में दिखाते हैं। तो उस जड़ को 15 नवंबर के बाद अगर हम लगाते हैं, पूरी नवंबर लगाइए, पूरा दिसंबर लगाइए, जनवरी लगाइए, फरवरी लगाइए, वो जड़ आपको 15 से 20 दिन में जर्मिनेट हो जाती है। तो चूंकि वो कलम की तरह होती है, जैसे कोई भी फलदार वृक्ष होता है कलम जल्दी फलता है, इस तरह से जो परवल की जड़ लगाई जाती है उसमें फ्रूटिंग फलन जल्दी आता है लता के पीछा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो जड़ है वो बेस्ट है। सभी किसानों को जड़ द्वारा ही परवल को लगाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये होता है कि जड़ की उपलब्धता कम होती है। जो भी जड़ होता है किसान अपने लिए रखते हैं, या तो फिर अगर आपको देंगे तो जड़ की मात्रा कम मिलेगी। इसलिए हम किसान लता से ही सितंबर अक्टूबर के महीने में लगाते हैं। तो जैसे हम लगाते हैं, इसके बाद जर्मिनेट हो जाता है 20 दिन में। इसके बाद उसकी श्वासक्रिया चालू होती है। तो सेम्प्रा को 4 ग्राम और 3.84 ग्राम की एक पैकेट आती है। वैसे हम लोग बड़ा पैकेट लाते हैं और 4 ग्राम सेम्प्रा को प्रति टंकी के हिसाब से परवल पर छिड़काव कर देते हैं। लगभग 15 लीटर पानी में, लगभग 15, एक टंकी, प्रति टंकी की हम बात कर रहा हूँ, 15 लीटर टंकी में 4 ग्राम सेम्प्रा डालते हैं, उसको घोलते हैं। घोलने की ये उसका प्रोसेसिंग है कि जितना आपका क्षेत्र है, एक बाल्टी में उतना लीटर पानी आप मिलाइए। 4 ग्राम प्रति लीटर प्रति टंकी के हिसाब से उसमें दवा डालिए, उसको डंडी से हिलाइए, घोल लीजिए। आधा टंकी पानी भरिए, 1 लीटर जो घोल बनाए हैं उसको डालिए, पूरा टंकी भरिए और उस टंकी को 3 बिस्वा खेत में आप छिड़क दीजिए। 3 बिस्वा से 4 बिस्वा हो सकता है। 4 बिस्वा से अगर आप ऊपर छिड़कते हैं तो सेम्प्रा आपका काम नहीं करेगा। मतलब लगभग 4000 स्क्वायर फीट में। अब देखिए स्क्वायर फीट तो हम नहीं बता पाएंगे, 4000 स्क्वायर फीट, एक बिस्वा में 1361 स्क्वायर फीट तकरीबन। ये हुआ कि जैसे हम लोगों का 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है और 32 बिस्वा का 1 एकड़ होता है। जी जी। तो अगर आप एकड़ में छिड़कना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि 10 टंकी आपका पानी लगेगा, 40 ग्राम सेम्प्रा लगेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा। उसको आप बेझिझक परवल पर छिड़क दीजिए, बशर्ते परवल वो स्टेज का हो जब फ्रूटिंग आ रही हो। ये अप्रैल महीने की मैं बात कर रहा हूँ जी। आप ये नहीं कि मैंने जो सेम्प्रा बताए और आप फरवरी में डाल दिए तो आपका नुकसान हो जाएगा। जी जी। आप जब पौधा ग्रो कर जाए, फलने की अवस्था में आ जाए जी, उस समय आप सेम्प्रा का छिड़काव कर सकते हैं। जी। अगर आपका पौधा जैसे अभी ग्रो कर रहा है, आपका लती अभी
2 ही फीट का हुआ है, एक ठे फूल आ रहा है, अगर सिंपरा मार देंगे तो आपका वो नुकसान कर देगा। जी जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर हैं जो एक वयस्क आदमी को जो दवा डालेंगे, डोज शरीर में डालेंगे, खिलाएंगे या इंजेक्शन देंगे, एक बच्चे को अगर वही इंजेक्शन दे देते हैं तो बच्चा तो नुकसान हो जाएगा। उसी तरह पौधा भी है, अगर एक वयस्क पौधा का डोज एक बच्चा पौधा को दे देंगे तो बच्चा पौधा हो सकता है कि मर जाए, अगर नहीं मरेगा तो स्ट्रेस में आ जाएगा। अब अगर वो स्ट्रेस में आ जाता है तो स्ट्रेस से निकलने में उसको 1 महीना का समय लग जाएगा, तब आप आम किसानों से पीछे हो जाएंगे। जी पौधा कोई देखिए, अगर दवा का ओवरडोज होता है तो पौधा मरता नहीं, स्ट्रेस में चला जाता है, और स्ट्रेस में जब चला जाएगा तो उसका फलन फ्रूटिंग कम हो जाएगा। जी तो आम किसान कहेंगे कि नहीं, हमारा नसीब खराब है और ये हमारा प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। अब गलती तो आपने किया है कि ओवरडोज डाले हैं और पौधा स्ट्रेस में चल गया है, आपका फलन कहाँ से देगा, वो तो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जी तो जितना अगर उचित डोज हो, कंपनियां बता रही हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बता रहे हैं, दुकानदार बता रहे हैं, या स्वयं का किसान अनुभवी है कि इतना हम मात्रा इस फसल में डालेंगे तो ये बढ़िया रहेगा, उसी हिसाब से मात्रा को डालिए। कोई भी केमिकल जो दवा है उसको ओवर डोजिंग से बचिए। जी तो देखिए, ये बात आ रही थी परवल की फ्रूटिंग की। जी तो जब हम अक्टूबर महीने में अगर परवल को लगाते हैं तो हमारी परवल लास्ट अप्रैल में फ्रूटिंग देना चालू हो जाता है। अच्छा तो वो फ्रूटिंग जब देता है तो तकरीबन कम मात्रा में देता है। जैसे अगर हम 1 एकड़ की तोड़ाई किए तो तकरीबन कभी 50 किलो निकलता है, कभी 1 क्विंटल का निकलता है। अप्रैल महीने की बात कर रहा हूँ। जी जब ही समय बीतेगा, जैसे मई आएगा, तो तकरीबन 15 मई से ये अपने फ्रूटिंग पर बढ़िया आ जाता है। ज़्यादा बरसात हुई इसलिए टेम्परेचर गिर गया है, ठंडी आ गई है, और जब ठंडी आ गई है तो ठंडी में ये फलता नहीं है। तो हमको आज 8 नवंबर को देखेंगे तो आपको खेत में कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कहीं इक्का दुक्का फूल दिखाई दे रहा है, अर्थात न के बराबर है। जी तो 8 नवंबर को ही फ्रूटिंग बंद हो गई है जी और पिछले साल पूरा नवंबर चला था। तो टेम्परेचर की वजह से अब देखिए 25 डिग्री का आज का टेम्परेचर है, दिन का तापमान 25 है और रात का 14 है। 25 डिग्री पर ये फलन नहीं देता है। जब तक आपका 30 डिग्री का टेम्परेचर बना रहेगा तब तक फलन देता रहेगा। जी तो और बात करते हैं फिर रोग और कीट की। जी तो देखिए, इसमें रोग और कीट लगता है, भयंकर लगता है। जी ऐसा नहीं है कि परवल अगर हम लगा दिए और हमारा फ्रूटिंग चालू हो जाए और हमको पैसा मिलना लगे, ऐसा बात नहीं है। तो रोग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सबसे घातक जो परवल का है वो एक आता है निमिटोड, जी जी जो परवल की जड़ में लगता है। जी वो सबसे परवल का खतरनाक रोग है, वो एक तरह से कैंसर है। जिस परवल में अगर लग जाता है उसको ठीक करने में अच्छे अच्छे किसानों का पसीना छूट जाता है। जी वो कुछ होता है इस तरह कि यहाँ पर तो नहीं है, आपको हम दिखाएंगे कि निमिटोड कैसे होता है। कहीं खोजेंगे प्लाट में एक आध ठो जरूर मिल जाएगा। तो वो जो निमिटोड लगता है उससे किसान त्रस्त रहते हैं। उसके लिए जैसे आप ये कार्बोफ्यूरान डाल सकते हैं, फिप्रोनिल डाल सकते हैं, और जैसे आप नीम की खली डाल सकते हैं, करंज की खली डाल सकते हैं। जो निमिटोड, जैसे आप गूगल पर जाइए, निमिटीसाइड का देखिए, जो निमिटीसाइड गूगल पर आपको सर्च करते हैं आपको मिलता है,
आपके पास जो उपलब्ध है, जैसे मैंने कह दिया कि नहीं ये चीज़ डालिए और आपके आसपास वो है ही नहीं है, तो आप डालेंगे कहाँ से, परेशान हो जाएंगे। जी। तो जैसे आप फिप्रोनिल तो हम तो देखते हैं रिजेंट हर एक जगह मिलता है, कार्बेंडाजिम भी, अरे आपका कार्बोफ्यूरान भी हर एक जगह मिलता है, फ्यूराडान से नाम से जो आता है। और नीम की खली हो सकता है आपके यहाँ मिले न मिले, अगर मिले तो उसको भी डाल सकते हैं, नहीं मिले तो उसको भी अगर न डालें तो भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप केमिकल में और जाते हैं, लिक्विड में, तो तमाम कंपनियां हैं जो निमिटीसाइड बनाती हैं। जैसे बायर कंपनी बनाती है बेलम प्राइम के नाम से, और आदामा कंपनी एक बनाती है निमिज के नाम से, और इसी तरह का तमाम कंपनियां हैं। आप वीडियो देखिए, गूगल पर जाइए, आपको मिल जाएगा। जो भी आपके पास उपलब्ध हो निमिटीसाइड के लिए डालिए, निमिटीसाइड से आप बचाइए। इसके बाद जो समय समय जाके आपका परवल उत्पादन देता है, कहने का अर्थ यह है कि बहुत आसान की खेती नहीं है कि जैसे आपने नेनुआ का बीज, लौकी का बीज डालिए और आप पैदा कर लिए, उस तरह सा नहीं है। इसमें थोड़ा टेक्निकल खेती है और इसीलिए इसका रेट मिलता है। जैसे अगर रेट की बात करें तो तकरीबन मैं सोनभद्र ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो होता खेती करना, तो सभी किसान इस खेती को करते, और तो सभी किसान करते तो शायद मंडी में नेनुआ और लौकी के रेट पर परवल भी बिकता। तो ऐसा किसान भाइयों नहीं है कि मैंने अगर ये बात कहा तो आप आँख मूंद कर कीजिए, नहीं, आप 2 बिस्सा, 4 बिस्सा, 10 बिस्सा इसको कीजिए। खेती बढ़िया है और खेतियों से इसका प्रॉफिट बढ़िया है, लेकिन इसमें मेहनत और टेक्निकल भी बढ़िया है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा टेक्निकल से खेती करेंगे तो आपका मुनाफा देगी। अगर आप टेक्निकल नहीं लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप नुकसान में चले जाइएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लगन से इस परवल की खेती को कीजिए। अगर लगन से खेती करते हैं तो जैसे मिर्च और टमाटर के किसान कभी फायदे में रहते हैं और कभी नुकसान में रहते हैं, उस तरह से परवल का भी है। कभी बढ़िया प्रॉफिट देकर जब परवल जाता है और कभी नुकसान भी दे सकता है अगर आप बढ़िया प्रोसेसिंग नहीं किए तो। जैसे निमिटोड लग गया तो आपका टोटल 100% नुकसान हो जाएगा। जैसे आपका एक रोग आता है गलकी, जो गलकी आता है, जो पानी की बहुतायत मात्रा जब खेत में जमा हो जाती है तो एक गलकी नाम का रोग लगता है। वो होता है क्या कि जितना आपका फल रहेगा वो आधा फलवय गलक जाएगा, यानी सड़ जाएगा। आप आज सुबह को देखें, आज दिन को देखते हैं कि परवल हमारा सुरक्षित है, कल तुड़ाई होगी और कल तोड़ने जाएंगे तो आधा फल गल जाएगा। उसको हम लोग गलकी कहते हैं। अब आप लोग की भाषा में क्या कहते हैं हमको नहीं पता है। तो उस गलकी जब रोग लगता है तो रातों दिन में पूरा परवल के जितना भी फली है, तना है, सब सड़ जाता है। उसके नियंत्रण के लिए आपको जो देखिए किसान भाइयों, अगर खेत में गलकी रोग लग जाता है तो आप इस मॉडल का फॉलो कीजिए जो हम बनाए हैं। हम छायाकार महोदय से आग्रह करेंगे कि इस बेड और नाली को दिखाइए, और इस बेड नाली को दिखाते हुए देखिए अलग से भी नाली बनाए हैं। ये देख लीजिए किसान भाइयों, ये बीच में ये नाली है और ये बीच में बेड है, और बेड के बाद फिर जहाँ भैया खड़े हैं वो भी नाली है, और फिर आगे भी आपको नाली दिखाई दे रही होगी और लता के हिसाब से आपको महसूस हो रहा होगा।
तो इस तरह से ये व्यवस्था किए हैं। और एक तरफ को हल्का सा ढलान रहता है, तो एक तरफ को हल्का सा ढलान जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी पानी बरसे तो खेत में बिल्कुल रुके ना, वो तुरंत निकल जाए। ये व्यवस्था आपको जरूर करनी होगी। और जहाँ निकले उसके लिए भी देखिए, अब यहाँ पूरा व्यवस्था किया गया है। ये नाली बनाई गई है जो मुख्य नाली से मिल करके जल निकास के लिए ही प्रबंधन किया गया है। बाकायदा जेसीबी से ये व्यवस्था की गई है, जिसमें ये पानी की पाइपलाइन भी इसमें अंदर बिछा दी गई है इसी में। और यहीं इसी नाली से ये पानी पूरा खेत का निकल करके और बड़ी वाली नाली में निकल करके चला जाता है। तो ये कुल मिलाकर के कितनी एरिया में आपका है ये परवल? ये हमारे पास इस समय 4 एकड़ में है। अच्छा, 4 एकड़ में लगाए हैं। तो 4 एकड़ में कैसा रहा इस साल रिजल्ट आपका? तो देखिए 4 एकड़ में हमारा जो 3 एकड़ का एरिया है जी, वो तो हम इस तरह ऊंचे जमीन पर किए हैं। जी जी। और तकरीबन 1 एकड़ ट्रायल के लिए जो धान की खेती होती है जी, उसमें किए हैं। हाँ हाँ। तो जो ये 3 एकड़ का जो ये प्लाट है, जो हाँ। इस समय आप देख रहे हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक जो फैला है, जी, तो 3 एकड़ में जो है ये ठीक ठाक रहा। अच्छा। इसमें रोग नहीं लगा। हाँ हाँ। समय समय पर जो जैसे कीट लगता है उसके लिए तो दवा डालना ही डालना है। जी, और पानी का व्यवस्था निकास बहुत बढ़िया किया है। हाँ चाहे कितनों पानी बरसे जी, वो पानी हमारे जमीन में लगता नहीं। अगर पानी लगेगा तो परवल नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों से ये हम कहेंगे कि जिस खेत में जल भराव होता हो उस खेत में परवल की खेती न करें। जब भी अगर थोड़ा सा भी अगर परवल, जैसे मान लीजिए कि 24-48 घंटा भी अगर पानी आपके खेत में रुक गया हाँ, तो परवल नुकसान होने का चांस बनता है। जी, परवल पानी बर्दाश्त नहीं करता। जी, तो जो वो खेत में लगाए हैं नीचे, वो तो आपका अगस्त तक फ्रूटिंग बढ़िया दिया। और इसके बाद पानी लगातार इस 2025 में तो बरसात लगातार होती गई जी, और काफ़ी बरसात हुई। तो वो अगस्त महीना के बाद वो डैमेज हो गया, उसको छोड़ दिए, नेगलेक्ट कर दिए। और ये जो 3 एकड़ का हमारा प्लाट है ये ठीक है, अभी तक है और बढ़िया उत्पादन दिया, संतुष्ट हैं। तो किसान भाइयों के लिए आप बताइए कि इसमें मतलब क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिसको करें तो इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और लगभग कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं 1 एकड़ से? देखिए किसान भाइयों, परवल की खेती करना हो तो सबसे पहले जमीन जो है वो ढलान होना चाहिए। जी, पानी निकास की उचित व्यवस्था होना चाहिए, पानी लगना नहीं चाहिए। जी, गर्मी में पानी की व्यवस्था हो। जी। अगर गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं रखते हैं तो पौधा मर जाएगा, सूख जाएगा, तो परवल की खेती नहीं कर सकते। गर्मी में पानी की व्यवस्था हो, ढलान, जमीन ढलान हो। इसके बाद आप परवल की खेती लगन से करें। जी, मन लगाकर अगर खेती करते हैं तो मन लगाकर परवल आपको प्रॉफिट देगी। अच्छा, रह गई अपना, तो अपना देखिए मेरा तो बहुत ज़्यादा का अनुभव नहीं है, 4-5 साल से परवल की खेती कर रहा हूँ, तो मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, अच्छा। उत्पादन जो मिलता है प्रति वर्ष एक समान नहीं मिलता, जी, जी, ये मौसम पर निर्भर करता है जी, कि कितना अगर निकल सकता है। तो जैसे इन साल तो बरसात हुआ, तो तकरीबन मान लीजिए कि वही 65 से 70 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से औसत उत्पादन मिला है। अब जैसा रेट मिलेगा वैसा प्रॉफिट होगा। हाँ, अब जैसे हम अगर 5 साल से खेती कर रहे हैं और हमारा 65 से 70 कुंटल का उत्पादन प्रति एकड़ का परवल का मिला है, जी, अगर आप नए करते हैं तो हो सकता है कि आपका 40 से 45 कुंटल 50 कुंटल का उत्पादन मिले। जी, अब रह गई मार्केट वैल्यू की, तो देखिए मार्केट वैल्यू वही मैंने वीडियो में बताए हैं कि 30 रुपये
न्यूनतम है और अधिकतम 100 रुपए का है। जी। और आप किस समय प्रोडक्शन ज़्यादा लेते हैं, कितना लेते हैं। मान लीजिए अगर 30 रुपया में आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले लिया, 100 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये में प्रोडक्शन आपका नहीं आया, तो आप लॉस में चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। जी। तो परवल की खेती में अगर देखा जाए लागत और उत्पादन की, तो धन दूना होता है। अच्छा अच्छा। कहने का अर्थ यह है कि धन दूना होता है। अगर जैसे आप 1 लाख रुपए प्रति एकड़ निवेश करते हैं, तो आपको 1 लाख खर्चा काटकर 1 लाख दे देता है। अच्छा। यानी कहने का अर्थ यह है कि 1 लाख अगर निवेश करते हैं तो 2, सवा 2, 2.5 लाख की परवल बिकती है प्रति एकड़। मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे रेट वोट अच्छे मिल जाए, थोड़ा सा उत्पादन अगर अधिक बढ़ जाए तो ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकता है। वो देखिए वो लक बाई चांस है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। औसत इतना ही मिलता है। औसत जो रेंज है वो यही मिलता है। वो यही मिलता है। जैसे आपने प्रति 1 एकड़ में 85,000 रुपये खर्चा किए, जी, तो आपको 2 लाख नहीं मिलेगा। अच्छा। इतना आप ध्यान दीजिए। अच्छा। अगर 50,000 का पूंजी लगाते हैं और सोचेंगे कि हम 2 लाख रुपए का बेच लें परवल, तो नहीं तो ऐसा नहीं होगा। जी जी। हाँ, अगर 50,000 के पूंजी लगाते हैं तो 1 ही लाख के आप बेचेंगे। अगर आपको पैसे को दूना करना है तो आप निश्चिंत होकर परवल की खेती कीजिए, आपको पैसा दूना कर देगा। लेकिन ये सोचेंगे कि कोई आप YouTube पर जाएंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको अगला कहेगा कि 1 एकड़ में 10 लाख की परवल, 1 एकड़ में 15-20 लाख की परवल, ये सब देखिए किसान भाइयों फेक बातें हैं। ये कहीं से लीगल नहीं है जी। ये वीडियो को रोमांचक बनाने के लिए, देखने के लिए किसान भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि 1 एकड़ में 15 लाख का हम परवल बेच लिए, तो 20 लाख का बेच लिए, तो 10 लाख के बेच लिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कि आप हमारे पास आइए, हम परवल की खेती करते हैं, आप हमको समझाइए। जितना आप कहेंगे, 1 एकड़ में 4 लाख रुपया हम पूंजी लगाने को तैयार हैं जी। 1 एकड़ में 4 लाख रुपया पूंजी लगाने को तैयार हैं। हमको 15 लाख 16 लाख रुपया कमा कर दिखाइए। 1 एकड़ से 10 लाख रुपए मिलता तो आज हमारे भारतवर्ष में किसान दलित गरीब नहीं होते, किसान आत्महत्या नहीं करते। किसान भाइयों, आप गुमराह मत होइए। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई खेती नहीं है कि 1 एकड़ से 10 लाख 15 लाख अगर रुपया मिले, ऐसा हमारे जानने में कोई फसल नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कोई किसान बहुत उन्नतशील है, बहुत बढ़िया खेती करता है, आधा एकड़ किया है, 1 एकड़ किया है, उसको 10 लाख मिल गया हो, वो बड़ी बात नहीं है, वो अपवाद है। लेकिन औसत जो रेंज होता है, औसत यही होता है। कोई भी आप खेती उठाकर देख लीजिए, धन दूना होता है। जैसे आप धान लगाते हैं, अमूमन सभी क्षेत्र में सभी किसान धान लगाते हैं जी। 1 एकड़ में तकरीबन 20 से 22 हजार की लागत लगती है धान की खेती करने में जी। एक किसान भाई जानते होंगे कि 1 एकड़ में 20 से 22 हजार की खेती होती है, लागत लगती है धान में। और 1 एकड़ से अब 40 से 45 हजार की बिक्री होती है धान की। हमारे यहाँ सोनभद्र में 40 से 45 हजार प्रति एकड़ की बिक्री होती है और 22 हजार लागत लग जाती है। तो भैया वो खेती दूना ही तो दी। 22 हजार लगाकर 44 हजार पाए हैं और 1 एकड़ जमीन लिए हैं जी। तो दूना दी। अगर हम सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे मिर्च की खेती करते हैं, अगर हम मिर्च में 1 लाख रुपए लगाते हैं प्रति एकड़, तो हमको 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ देती है जी। वही आप बैगन की खेती करते हैं, तो अगर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ लगाते हैं, तो 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख बैगन भी देती है जी। वही हाल परवल की है,
1 एकड़, अगर 1 एकड़ में 1 लाख रुपए की पूंजी लगाते हैं तो 2 लाख रुपए, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए परवल भी देती है। जी। तो कहने का तात्पर्य है कि किसान भाइयों, आप लोग समझ बूझकर खेती कीजिए। कोई भी आप खेती करेंगे, धन को आप दूना कर पाएंगे। जी। अगर कोई ऐसा किसान है लक बाई चांस उसको तिगुना हो गया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप खेती ये मानकर कीजिए कि आपका धन दूना अगर करना है तो आप खेती कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए और हमारे किसान भाइयों को सही सलाह देने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं और आपको शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देते हुए मैं यह उम्मीद करूंगा कि किसान भाई लोग भी आपसे सीख ले करके और बृहद पैमाने पर सब्जियों की खेती करके और उससे इनकम ले सकते हैं, जिसमें परवल खास रूप तरह से परवल की खेती करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा इनकम नहीं होगा, आप अरबपति करोड़पति नहीं बनेंगे, तो इतना जरूर होगा कि कम से कम आपकी दाल रोटी अच्छे से चलेगी। किसान भाइयों नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।